Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discussing about multiple choice questions of chapter number 2, that is solution. Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel and do not forget share this channel. First question is, which of the following is independent of temperature? Which of the following is independent of temperature? नहीं, जो भी आपको ये कंसंट्रेशन टर्म गिवन है, इनमें से ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए नॉर्मालिटी, ऑप्शन नंबर बी मोलारिटी, ऑप्शन नंबर सी मोलालिटी एंड ऑप्शन नंबर डी फॉर्मालिटी. तो जब भी आप इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म को देखते हो तो जो नॉर्मालिटी है इसको आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एन से, मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एम से, मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल एम से और फॉर्मालिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एफ से. अब अगर आपको इनका अगर यूनिट पता है तो आपके लिए इजीली सोल्व हो जाएगा कि इनमें से कौन सा है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है. नॉर्मलिटी का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. मोलरिटी का जो यूनिट होता है, मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर. इसी टाइप से जो मोलालिटी है स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हो, इसका यूनिट होता है मोल पर केजी, मोल पर किलोग्राम. और इसी टाइप से जो फॉर्मालिटी है इसका यूनिट होता है ग्राम फॉर्मूला वेट पर लीटर. तो ये जो 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो इन कॉन्सेंट्रेशन में आप ये देख रहे हो कि नॉर्मालिटी, मोलारिटी और फॉर्मालिटी, इनके अंदर कौन सा आ रहा है, लीटर. लीटर का मीनिंग क्या हो गया, वॉल्यूम आ रहा है. और आपको ये पता है कि वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पर क्या करता है, डिपेंड करता है. लेकिन जो ये है मोलालिटी, इसके अंदर कौन आ रहा है, किलोग्राम. मीनिंग क्या हो गया, मास हो गया. और मास होता है वो टेम्परेचर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है. ऑलवेज कीप इट इन माइंड, वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर. एज वेल एज टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस. तो यहां से अब सोल्व हो गया आपके लिए. नॉर्मालिटी है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी है. टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी क्यों है, क्योंकि नॉर्मालिटी में क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है. और वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है. जैसे टेम्परेचर को चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होने से नॉर्मालिटी में भी क्या आएगा, चेंज जाएगा. ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. मोलालिटी में भी कौन आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है. ऑप्शन नंबर सी मोलालिटी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा, करेक्ट होगा. क्यों, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, किलोग्राम. किलोग्राम का मीनिंग क्या हो गया, यहां पर मास है. और कीप इट इन माइंड, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मास डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर है वो मास है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, मीनिंग जो मोलारिटी है सॉल्यूशन की वो उसकी डिपेंडेंसी किस पर होती है. तो यहां पर आप इजीली यहां पर मेंशन कर सकते हो. हिंट प्रोवाइड करवा रहा हूं, मोलारिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एम से. और इसकी डेफिनेशन क्या होती है मोलारिटी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज मोलारिटी. एक बार वापिस से रिपीट करता हूं मैं, मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हो आप कैपिटल एम के थ्रू. और क्या डेफिनेशन होती है इसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज मोलारिटी. तो मीनिंग यहां पर क्या क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड किससे हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. जैसे आप इसको एक्सटेंड करोगे तो यहां पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. और सोल्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए बी का यूज करते हो और मोल के लिए एन. तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, एन बी, और डिवाइड किससे हो जाएगा, वी इन लीटर.
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में पुट करना है, लीटर में। अब जैसे आप ओपन करोगे इसको तो जो मोल है, मोल का मीनिंग क्या होता है, मास डिवाइड बाई मोलर मास, इसी को क्या बोलते हो, मोल बोलते हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के। तो जैसे आपने एनबी को यहां से ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, WB डिवाइड बाई MB। मीनिंग WB का मीनिंग क्या हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट। MB का मीनिंग क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और मल्टीप्लाई ये किससे है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पर देखिए डिपेंडेंसी है जो मोलारिटी किस किस पर डिपेंड कर रही है, वेट ऑफ सॉल्यूट पर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर देखिए इजीली सोल्व हो जाएगा। टेम्परेचर, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर पर डिपेंड क्यों कर रही है, इसके लिए मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम टर्म आ रही है, जो वॉल्यूम टर्म है वो किस पर डिपेंडेड है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो यहां पर मोलारिटी भी किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ सोल्यूट डिजोल्व, इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, किस टाइप का नेचर है सोल्यूट का। वेट ऑफ सोलवेंट, ये भी रॉन्ग हो गया, अगर यहां पर वेट ऑफ सोल्यूट आता तब करेक्ट हो जाता, लेकिन वेट ऑफ सोलवेंट पर भी डिपेंड नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी प्रेशर, प्रेशर पर डिपेंडेंसी नहीं है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मीनिंग मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए यहां से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन इन ए सॉल्यूशन। जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो किस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी जो उसको डिफाइन किस टाइप से करते हो, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आर नॉन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मीनिंग ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसकी डिपेंडेंसी किस पर होती है, ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। मीनिंग जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है उन्हीं पर डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सोल्यूट का नेचर किस टाइप का है, सोल्यूट का कॉम्पोजिशन किस टाइप का है, सोल्वेंट का नेचर कैसा है, इस पर डिपेंड नहीं करती है। तो वापिस ही रिपीट कर देता हूं एक बार इसकी डेफिनेशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या डेफिनेशन हो जाएगी, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट आर नॉन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए यहां से आपको इजीली आंसर पता चल जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। मीनिंग ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पर करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। ऑप्शन नंबर बी देखिए, नंबर ऑफ सोल्वेंट पार्टिकल, सोल्वेंट के पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता। नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, मीनिंग यहां पर नंबर पर डिपेंड करता है सोल्यूट पार्टिकल के, सोल्यूट की नेचर और कॉम्पोजिशन पर डिपेंड नहीं करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर डी नेचर ऑफ सोल्वेंट पार्टिकल, नेचर सोल्वेंट के पार्टिकल्स का कैसा नेचर उन पर भी डिपेंड नहीं करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। बस ये ध्यान रखना, ये इजीली सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए भी मैं आपको एक्स्ट्रा हिंट यहां से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता हूं। पहली बात तो देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड किस पर करती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। देयर आर 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मीनिंग कितने टाइप की आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 टाइप की। फर्स्ट वाली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है RLVP, मीनिंग क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड वाली होती है आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये है सेकेंड नंबर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ वाली होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा TB से। थर्ड होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
इसको रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा टी एफ से। और फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको रिप्रेजेंट करते हो पाई से। तो अब इजीली सोल्व हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट देखिए, वेपर प्रेशर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि देखो मैंने यहां पर मेंशन किया है, यहां पर वेपर प्रेशर नहीं है। कौन सा है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। सेकंड देखिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट करेक्ट है, मीनिंग ये होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मीनिंग ये भी करेक्ट है, ये भी क्या होता है आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉब्लम को अगर आप रीड आउट करोगे तो कौन सा पूछा? नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? वेपर प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट हाई एल्टीट्यूड इज लो बिकॉज, जो भी बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो हाई एल्टीट्यूड है, उन पर क्या होता है? लो होता है। इसका रीजन क्या है? क्या इसके पीछे थीम है? तो यहां पर देखिए, पहला ऑप्शन द टेम्परेचर इज लो, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। ऑप्शन नंबर सी द टेम्परेचर इज हाई। ऑप्शन नंबर डी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई। तो आपको यहां से एक बात ध्यान रखना है कि जैसे आप हाई एल्टीट्यूड की ओर मूव करते हो तो वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है? लो होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने के कारण ही वहां पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलवेज कीप इट इन माइंड, व्हेन यू मूव टुवर्ड्स हाई एल्टीट्यूड देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिक्रीज, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी इंक्रीज। तो इसका रीजन क्या होगा? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो एट हाई एल्टीट्यूड, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाई। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली अगर प्रॉब्लम से आप डील करते हो तो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम है आपके पास द एडिशन ऑफ सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज इन सोलवेंट। जो भी सोलवेंट आप इसमें क्या मिक्स कर रही हो? एड किसको कर रही हो? एडिशन कर रही हो आप सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज का। और सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज का मीनिंग क्या हो गया? आप उसके अंदर मिक्स कर रही हो, सोल्यूट को मिक्स कर रही हो। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जब भी आप सोलवेंट के अंदर किसको मिक्स कर देते हो? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिक्स कर देते हो, तो उस वाली कंडीशन में टू इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। जब भी आप इनको मिक्सिंग कर रही हो, किसमें मिक्सिंग कर रही हो? सोलवेंट में मिक्स कर रही हो। जो सोलवेंट उसमें मिक्सिंग किसकी कर रही हो? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की। तो जब भी आप ये सीन बनेगा तो उस वाली कंडीशन में ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट है ऑलवेज क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ऑलवेज क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इस वाली बात को आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है, यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या कि जब भी आप सोलवेंट में किसकी मिक्सिंग कर रही हो? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की मिक्सिंग कर रही हो। अब यहां पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मीनिंग क्या हो सकता है? आपके पास शुगर हो सकता है, शुगर की मिक्सिंग कर सकते हो, अदरवाइज साल्ट हो सकता है NaCl टाइप का। तो जब भी आप इनको सोलवेंट में मिक्स करोगे तो उस वाली कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट तो ऑलवेज क्या होता है? इंक्रीज होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट में ऑलवेज क्या होता है? डिक्रीजमेंट होता है। अब इजीली आंसर आपको पता चल जाएगा। द एडिशन ऑफ सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज इन सोलवेंट इंक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट। ना फ्रीजिंग पॉइंट में तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, ये भी रॉन्ग हो गया कि जब भी आप सोलवेंट के अंदर सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज को क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज क्या होता है? इंक्रीज होता है, वेयर एज फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑलवेज डिक्रीज। ऑप्शन नंबर सी डज नॉट चेंज द फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में तो क्या होता है? डिक्रीजमेंट होता है, डिक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब भी आप एडिशन करोगे सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज का, सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज के एग्जांपल कौन से हो सकते हैं? शुगर हो सकता है, साल्ट हो सकता है, अदरवाइज अदर सॉल्ट हो सकता है। जब भी आप इनकी मिक्सिंग करोगे प्योर सोलवेंट में, तो जो सोलवेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ द रिलेटिव
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, मीनिंग यहां पर आपके इस वाले चैप्टर में 2 रूल्स हैं। फर्स्ट वाला होता है हेनरी रूल, जो किससे रिलेट होता है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन सोलवेंट, मीनिंग जो भी सोलवेंट है उसमें सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो किस टाइप से अफेक्ट होती है प्रेशर के जरिए, तो वो वाला रूल तो होता है हेनरी रूल। और सेकेंड वाला रूल होता है आपके पास राउल्ट रूल होता है। तो राउल्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला होता है इसका पी नोड माइनस पी अपॉन पी नोट इक्वल टू एक्स बी। ये वाला फॉर्मूला आता है किसके लिए, राउल्ट रूल के लिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। तो पी नोट का मीनिंग क्या होता है, यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, पी का मीनिंग क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पी नोट का मीनिंग वापिस से क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। एक्स बी का मीनिंग क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एक्स बी का मीनिंग क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जब भी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्ट में मैंने क्या बोला था, RLVP, ये क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अकॉर्डिंग टू जो राउल्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मीनिंग एक्स बी का मीनिंग क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और ये जो टर्म है पी नोड माइनस पी अपॉन पी नोड माइनस पी अपॉन पी नोड, इसी को आप क्या बोलते हो, RLVP बोलते हो, मीनिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां से आंसर इजीली पता चल जाएगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है अकॉर्डिंग टू राउल्ट रूल किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, ये रॉन्ग हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट नहीं है, एक्स बी का मीनिंग क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सेकंड देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मीनिंग ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो भी यहां पर RLVP है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली या किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल है। ऑप्शन नंबर सी इंडिपेंडेंट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये रॉन्ग हो गया, इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पर और मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन पर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, when partial pressure of solvent in a solution of non-volatile solute is plotted against its mole fraction, nature of graph is, मीनिंग क्या बोल रहा है कि यहां पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन ए सॉल्यूशन, मीनिंग जो भी सॉल्यूशन में सोलवेंट है उसका पार्शियल प्रेशर, और साथ में क्या बोल रहा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज प्लॉटेड अगेंस्ट इट्स मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर जो ग्राफ है तो ग्राफ किस किस के मिड के अंदर यहाँ पर मेंशन कर रहा है, एक एक्सिस पर तो आपने वाई एक्सिस पर तो ले लिया वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, मीनिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट, और सेकंड वाले एक्सिस पर मीनिंग जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर आपने मेंशन किया है मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया मोल फ्रैक्शन। तो इस वाले ग्राफ का नेचर है वो किस टाइप का आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, किस टाइप का आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो बस यहां से आपको आंसर मिल जाएगा इजीली, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मीनिंग स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी और किससे पास होगी, ओरिजिन से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, ये रॉन्ग हो गया, पैरेलल नहीं होती है, कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है और साथ में किससे पास आउट होती है, ओरिजिन से पास होती है। ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल आ गया तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग थ्रू एक्सिस, ये भी रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पर स्टार्ट कहां से होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो किस किस के अगेन, किस किस के मिड में ग्राफ प्लॉट करोगे, मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सोलवेंट। तो यहां पर क्या होगा कि जो पार्शियल प्रेशर और जो मोल फ्रैक्शन के मिड में जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगा, और साथ में इंपोर्टेंट क्या है, ये कहां से पास करेगा, थ्रू ओरिजिन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए,
आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम, यहां पर कौन सा सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम, मीनिंग यहां पर सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बिहाफ पर 3 टाइप में आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। पहला वाला कौन सा हो जाएगा आपके लिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड वाला हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और थर्ड वाला हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए आपके पास 2 सॉल्यूशन है और उन 2 सॉल्यूशन का, जैसे मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कि मेरे पास 2 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो कौन सा ए और सेकंड सॉल्यूशन कौन सा बी। जो सॉल्यूशन ए है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, π1 है, और जो सॉल्यूशन बी है इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, π2, और इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, मीनिंग π1 इक्वल टू π2। मीनिंग ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है, वही सॉल्यूशन कौन सा होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। मीनिंग जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है वही वाले सॉल्यूशन कौन से होते हैं, आपके पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो यहां पर अगर आप इसको डिफाइन भी करना चाहो तो डिफाइन कैसे कर सकते हो, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2 सॉल्यूशंस आर सेम देन दीज आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वापिस रिपीट कर देता हूं, इफ osmotic pressure of 2 solutions are same then it is known as isotonic solution। तो यहां पर जो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा उसमें कौन सी थिंग सिमिलर रहेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो आंसर कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास इन ऑस्मोसिस। कौन सी प्रोसेस है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के लिए आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो क्या, फर्स्ट थिंग क्या है ऑस्मोसिस के लिए, कि यहां पर कौन से मॉलिक्यूल है उनका मूवमेंट होता है। तो फर्स्ट थिंग तो सोल्वेंट मॉलिक्यूल का क्या होता है, मूवमेंट होता है। ऑस्मोसिस में कौन से मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, मूवमेंट होगा। सेकेंड थिंग, सोल्वेंट जो मॉलिक्यूल है वो किसको पास करेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। सेकेंड थिंग क्या है, ऑस्मोसिस में फर्स्ट थिंग तो क्या होगी, मूवमेंट किसका होगा, सोल्वेंट मॉलिक्यूल का, और किसको पास करेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। और इनका जो मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यूनि डायरेक्शन है, और साथ में लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर क्या होता है, इनका फ्लो होता है। तो यहां पर जो मूवमेंट है सोल्वेंट पार्टिकल्स का थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और किस साइड से किस साइड होगा, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए, सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू लो कंसंट्रेशन, ये रॉन्ग हो गया। ये यहां तक तो ठीक था कि सोल्वेंट मॉलिक्यूल है वो पास आउट करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, लेकिन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर इसकी डायरेक्शन नहीं होती, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए, सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू ए सॉल्यूशन ऑफ ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूट। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मीनिंग ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों हो रहा है यहां पर करेक्ट आंसर ये वाला क्यों है, क्योंकि यहां पर सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और किस साइड से किस साइड होगा, मीनिंग लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की साइड। ऑप्शन नंबर सी, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स पास, ये तो यही पर रॉन्ग हो गया कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस में कभी भी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ये ओनली सोल्वेंट के मॉलिक्यूल को क्या होने देती है, पास आउट होने देती है। ऑप्शन नंबर डी, सोल्यूट मॉलिक्यूल आते ही वापिस ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, abnormal molar mass is produced by, abnormal molar mass is produced by। तो मीनिंग जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है तो उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पर आप सोल्यूट का मोलिकुलर मास का क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार वापिस से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप किसी भी सोल्यूट के मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास का क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो।
लेकिन ये अबनॉर्मल मोलर मास आपको कब ऑब्टेन होता है, जब या तो सोल्यूट का क्या हो जाए, एसोसिएशन हो जाए, अदरवाइज सोल्यूट का क्या हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए। दो ही कंडीशन बनती है जहां पर जो भी आपने मोलिकुलर मास है मेजरमेंट किया है किसी भी सोल्यूट का, तो वो क्या आएगा, डिफरेंट आ जाएगा। डिफरेंट कब आएगा, जब सोल्यूट का सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, या तो एसोसिएशन हो जाए, अदरवाइज क्या हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए। तो यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यहां से फर्स्ट ऑप्शन देखिए ए, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, ये करेक्ट है कि एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट होगा तो मोलर मास कैसा ऑब्टेन होगा, एबनॉर्मल ऑब्टेन होगा। ऑप्शन नंबर बी, डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, ये भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, बोथ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब भी आपको एबनॉर्मल मोलर मास ऑब्टेन होगा तो वो दो ही कंडीशन में हो सकता है। पहली कंडीशन क्या होगी, सोल्यूट का क्या हो जाए, एसोसिएशन। सेकंड कंडीशन क्या होगी, सोल्यूट का क्या हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन होगा, करेक्ट आंसर इज सी, मीनिंग बोथ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट लीड टू एबनॉर्मल मोलर मास इन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, द इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट दैट एक्ट्स एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज, देखो यहां पर अपन इसको पहले देख चुके कि सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है कौन सी प्रोसेस में यूज की जाती है, ऑस्मोसिस में। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो मूवमेंट किसका होने देती है, ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का। जो भी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं उनको पास आउट नहीं होने देती है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, निकल फॉस्फेट और कॉपर फेरोसाइनाइड। तो यहां से करेक्ट आंसर कौन सा है, कॉपर फेरोसाइनाइड इज द करेक्ट आंसर। इसका फॉर्मूला भी आना चाहिए। मीनिंग अगर इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट की बात करें तो जो कॉपर फेरोसाइनाइड है, ये जो प्रेसिपिटेट है वो कैसे एक्ट करता है, कॉपर फेरोसाइनाइड एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज यूज्ड इन ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2 स्क्वायर ब्रैकेट FeCN6। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, कॉपर फेरोसाइनाइड का। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज पासेज ऑफ, अभी आपको पता है कि सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ये किसको अलाउ करती है पास होने के लिए, इसके थ्रू केवल और केवल पास आउट किसको होने देती है, ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को। तो पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल्स, ये करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। क्योंकि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो सोलवेंट मॉलिक्यूल को क्या होने देती है, पास आउट होने देती है, इन्हीं को अलाउ करती है। ऑप्शन नंबर बी, ओनली सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के लिए तो कैसी होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इनको अलाउ ही नहीं करती है किसके लिए, पास आउट होने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, बोथ सोलवेंट एंड सोल्यूट, ये भी रॉन्ग हो गया। सोलवेंट के लिए तो ठीक है लेकिन सोल्यूट है वो यहां से पास आउट नहीं हो सकते थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नन ऑफ दीज, ये वैसे रॉन्ग हो गया। यहां से करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वाला देखिए, ड्यू टू द ऑस्मोसिस द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मीनिंग जब भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी तो इसमें जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां पर देखो आपको इसको इजीली अंडरस्टैंड करवाता हूं मैं। ये लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और इस वाले कंटेनर को मैंने सेपरेट कर रखा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ये मैंने मेंशन कर दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मैंने किसको यहां पर सेपरेट करके रखा है, इसके एक साइड तो मैंने फिल कर रखा है प्योर सॉल्वेंट मीनिंग H2O और सेकेंड साइड मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है। तो आपको ये पता है कि जो भी यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो किसको अलाउ करेगी पास आउट होने के लिए, सोलवेंट मॉलिक्यूल। सोलवेंट मॉलिक्यूल कौन सा है मेरे पास, वाटर मॉलिक्यूल। और साथ में आपने अभी ये देखा है कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है उसमें सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है। जो वाटर के मॉलिक्यूल है प्योर सोलवेंट से सॉल्यूशन की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे।
तो यहां पर देखो किस टाइप से यहां पर सीन क्रिएट हो जाएगा कि ये जो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है इनका मूवमेंट किस ओर होने लगेगा, सॉल्यूशन की ओर होने लगेगा। तो जैसे ही सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट होगा प्योर सॉल्वेंट का, तो जो प्योर सॉल्वेंट का वॉल्यूम तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ड्यू टू ऑस्मोसिस द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ग्रेजुअली इंक्रीज, मीनिंग सॉल्यूशन के लिए पूछ रहा है तो सॉल्यूशन का तो जो वॉल्यूम होता है वो ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज होगा। ग्रेजुअली डिक्रीज ये रॉन्ग हो गया, सडनली इंक्रीज ये भी रॉन्ग हो गया, शोज नो साइन ऑफ चेंज ये भी रॉन्ग हो गया। वॉल्यूम में तो क्या होता है, चेंज होता है, और चेंज किस टाइप से होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, क्योंकि यहां पर जो सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है वो अलाउ करेगी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने के लिए। तो जैसे प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के साइड मूव होंगे तो उस वाली कंडीशन में सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीज। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा यहां से एडिशनल प्रॉब्लम्स है जो आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट है, पूछी जा सकती है आपसे। तो पहला प्रॉब्लम देखिए, एक्सप्लेन अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये जो आपको अब नॉर्मल जो मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेन होता है ये कब ऑब्टेन होता है, इसको अपन पहले डिफाइन कर चुके कि अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है दो ही कंडीशन में ऑब्टेन हो सकता है, या तो सोल्यूट क्या हो गया होगा, एसोसिएशन हो गया होगा, अदरवाइज सोल्यूट किस में चला गया होगा, डिसोसिएशन में चला गया होगा। तो अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मीनिंग क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे, और साथ में टू कंडीशन मेंशन करेंगे जो रेस्पॉन्सिबल होती है अबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। तो देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन द मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मीनिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या करते हो, मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का उसको क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, ये इंपोर्टेंट है, मीनिंग जो भी थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास और जो कैलकुलेट जो मॉलिक्यूलर मास है, अगर दोनों में डिफरेंस आता है, दोनों इक्वल नहीं होती है, तो आप इसी को क्या बोलते हो, इट इज कॉल्ड या इट इज नोन एज अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है, फर्स्ट रेस्पॉन्सिबल फैक्टर देखिए, व्हेन द सोल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है वो किसमें अंडरगो हो गया, एसोसिएशन में। सेकंड वाला फैक्टर देखिए, व्हेन द सोल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। दो ही फैक्टर है, पहला तो क्या हो गया होगा कि सोल्यूट है उसका अंडरगो हो गया किसमें, एसोसिएशन में। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सोल्यूट है उसका अंडरगो किसमें हो गया, डिसोसिएशन में, किसमें, इन द सॉल्यूशन। तो इसी को क्या बोलते हो आप, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हो। तो इसकी डेफिनेशन आपको इजीली पता होनी चाहिए। एबनॉर्मल जो मॉलिक्यूलर मास है इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मीनिंग जब भी थ्योरेटिकल और कैलकुलेट जो मॉलिक्यूलर मास अगर वो डिफरेंट आता है, इसी को आप क्या बोलते हो, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हो। तो वापिस एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, व्हेन द मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड, व्हेन द मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी is different from a theoretical molecular mass, then it is known as abnormal molecular mass। और इसके लिए कौन कौन से टू केस है, फर्स्ट केस कौन सा हो जाएगा, when the solute undergoes association in the solution, और सेकंड केस कौन सा हो जाएगा, when the solute undergoes dissociation in the solution। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाली प्रोसेस है आपके पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस है, ये इसकी किस टाइप से डेफिनेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और कितने टाइप के सोल्यूशन होते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले ऑस्मोसिस डिफाइन करती है, सबसे पहले ऑस्मोसिस को, द स्पॉन्टेनियस एंड यूनिडायरेक्शनल, इंपोर्टेंट है, मीनिंग स्पॉन्टेनियस होता है, ऑटोमेटिक होगा, और सेकंड वाला क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, मीनिंग जो भी आपके पास डिफ्यूजन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। डिफ्यूजन कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन ये जो आपका ऑस्मोसिस है वो ऑलवेज कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है। तो देखो किस टाइप से डिफाइन करोगे ऑस्मोसिस को, द स्पॉन्टेनियस एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ सोलवेंट, मीनिंग फ्लो किसका होगा, ओनली सोलवेंट का, फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स
थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मीनिंग यहां पर जो भी फ्लो होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का किसके थ्रू होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, इनटू द सॉल्यूशन, और मीनिंग कहां पर होगा, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड में होगा। और सेकंड वाली यहां पर क्या बोल सकते हो, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ ए हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, किस साइड होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की साइड होगा, और किसके थ्रू होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। और ऑस्मोसिस प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, और साथ में कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है इसी के थ्रू क्या होगा, एक प्रेशर है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, और ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसी को आप क्या बोलोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलोगे, उसी को आप क्या बोलोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलोगे। जो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस है इसके थ्रू जो भी यहाँ पर प्रेशर डेवलप हो रहा है उसी वाले प्रेशर को क्या बोल रहे हो आप, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हो। तो यहां से देखिए किस टाइप से आप डिफाइन करोगे ऑस्मोटिक प्रेशर को, द एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन। नहीं, आपको एक्सेस जो प्रेशर है वो कहां पर अप्लाई करना है, सॉल्यूशन की साइड क्या करना है, अप्लाई करना है। तो द एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन दैट स्टॉप द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, और जितना आपको प्रेशर अप्लाई करना है सॉल्यूशन की साइड, कितना प्रेशर अप्लाई करना है कि जिस प्रेशर को अप्लाई करने पर जो भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो था वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, इनटू सॉल्यूशन, किसमें, सॉल्यूशन में, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल वर्ड्स में आप ये ध्यान रख सकते हो कि सॉल्यूशन के साइड एक्सेस प्रेशर अप्लाई करने पर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इनका फ्लो सॉल्यूशन की साइड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू स्टॉप हो जाता है, उसी को क्या बोलते हो आप, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हो। एक बार वापिस से मैं इसको डिफाइन करता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर है, किस टाइप से डिफाइन करोगे इसको, तो द एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन दैट स्टॉप्स द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी देखिए, नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी कौन सी है, रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कई बार यहां से आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन और डेफिनेशन के साथ इसका यूज आ रखा है। आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का डेफिनेशन और डेफिनेशन के साथ इसका यूज कई बार आ रखा, तो इसको देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। नहीं, यहां पर इसके नेम से ही क्लियर है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की क्या होगी, जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। तो क्या बोला था, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स, मीनिंग जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन है उसको क्या किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। कैसे रिवर्स कर सकते हो, इफ ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। मीनिंग क्या करना है आपको, जो सॉल्यूशन की साइड है उस साइड आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से लार्ज प्रेशर क्या करना है, अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, नाउ द प्योर सोलवेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इससे क्या होगा कि जो प्योर सोलवेंट है उसका फ्लो होने लग जाएगा, किससे, सॉल्यूशन से। मीनिंग सॉल्यूशन से प्योर सोलवेंट की साइड किसका फ्लो होने लग जाएगा, प्योर सोलवेंट का, और किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। दिस फिनोमिना इज नॉन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसी को क्या बोलते हैं आप, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और इसका यूज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यूज कई बार आ रखा है बोर्ड एग्जाम में। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड
टू डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, मीनिंग जो सी वाटर है इसका क्या कर सकते हो, डीसैलिनेशन कर सकते हो। जो भी सोल्ट वाटर है या फिर सी वाटर है, इनमें से आप सोल्ट को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूं मैं, रिवर्स ऑस्मोसिस में आप क्या करना है, पहली बात तो फर्स्ट थिंग क्या हो जाएगी कि जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है इसकी डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। कब रिवर्स कर पाओगे, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से लार्जर प्रेशर अप्लाई करोगे सॉल्यूशन की साइड, और इतना प्रेशर आप अगर अप्लाई कर दोगे सॉल्यूशन की साइड ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर प्रेशर, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा कि जो प्योर सॉल्वेंट है इनका फ्लो होगा किस साइड से, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की साइड, और किसके थ्रू होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसको क्या बोलोगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। और यूज इंपोर्टेंट है, रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड टू डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो ये वाली इंपोर्टेंट है इसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ इसका यूज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, और इसकी जो प्रॉब्लम नंबर 1, 2 और 3, ये जो तीनों की तीनों एप्लीकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको स्टार्टिंग में मैंने अंडरस्टैंड करवा दिया कि जब भी आप प्योर सॉल्वेंट में इंप्यूरिटीज अदरवाइज सोल्यूट को मिक्स कर रही हो तो उस वाली कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीजमेंट आएगा ना, उसी को आप क्या बोलोगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन इंपोर्टेंट है। ये वाली प्रॉब्लम भी आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में काफी टाइम बार बार अगेन एंड अगेन क्या होती है, रिपीट होती है। तो यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की एप्लीकेशन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हो। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई विद मोलालिटी, मीनिंग स्मॉल एम। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई विद मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्या एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए इसकी, इन कोल्ड कंट्रीज the frozen ice on roads and footpaths is melted by sparing salt like sodium chloride and calcium chloride which lowers the freezing point of a water। तो मीनिंग यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो भी कोल्ड कंट्रीज है, तो कोल्ड कंट्रीज पर जो भी रोड है या फुटपाथ्स है उनके ऊपर जब भी आइस है वो क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, फ्रोजन हो जाती है आइस की। तो आपको क्या करना है, उस वाली आइस को क्या करना, मेल्ट करना है। तो उस वाली आइस को मेल्ट करने के लिए आप उस पर स्प्रे कर देती हो। कौन से साल्ट का स्प्रे करते हो, सोडियम क्लोराइड मीनिंग NaCl हो गया, और सेकंड वाला कौन सा गया, कैल्शियम क्लोराइड मीनिंग कौन सा हो जाएगा, CaCl2, और सोडियम क्लोराइड का मीनिंग क्या हो गया, NaCl। तो ये जो क्या होती है सोडियम क्लोराइड और जो कैल्शियम क्लोराइड है ये क्या है, इंप्यूरिटीज है, और इंप्यूरिटीज कौन सी, ये वाली सोल्ट है। तो ये क्या करेंगे, उस वाले जो वाटर है प्योर वाटर है उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या कर देंगे, लोअर कर देंगे, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको क्या कर देंगे, लोअर कर देंगे। जैसे ये फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होगा तो आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। मीनिंग यहाँ पे इसका फर्स्ट जो एप्लीकेशन है ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बार वापिस से रिपीट करता हूं मैं, एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, इन कोल्ड कंट्रीज द फ्रोजन आइस ऑन रोड्स एंड फुटपाथ is melted by spraying like salts like sodium chloride and calcium chloride which lowers the freezing point of a water। नहीं, इसका डायरेक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी फ्रोजन आइस है रोड पर हो या फिर फुटपाथ पर हो, इनको आपको मेल्ट करने के लिए किसका यूज करते हो, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हो। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो साल्ट है वो क्या करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देंगे, लोअर कर देंगे। मीनिंग क्या कर देंगे, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर। मीनिंग जो भी वाटर है उसकी फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देंगे, लोअर कर देंगे, जिससे आइस क्या हो जाएगी, इजीली मेल्ट हो जाएगी, और आपको आइस है वो इसको इजीली क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, कहां से, रोड और फुटपाथ से। सेकंड वाला एप्लीकेशन देखिए, इन कोल्ड कंट्रीज डी आइसिंग ऑफ एरोप्लेन्स इज डन बाय
डिप्रेसिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो भी एरोप्लेन है इनकी जब भी आपको डी आइसिंग डन करनी होती है तो इसके लिए भी किसका यूज करते हैं अपन, डिप्रेसिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, ऑटोमोबाइल के अंदर यूज किया जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इथाइलिन ग्लाइकोल है, एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है ये भी मेंशन कर देता हूं मैं। इथाइलिन ग्लाइकोल का मीनिंग ये होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो हो गया इथाइलिन। और ओल आ रहा है मीनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन सा आएगा, एल्कोहल वाला आएगा, तो इसको आप बोलते हो इथाइलिन ग्लाइकोल। OH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है इसका यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल में। अब देखिए थर्ड वाला एप्लीकेशन, इथाइलिन ग्लाइकोल इज ए कॉमन ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीजर एज इट इज वाटर सोल्यूबल। मीनिंग यह इथाइलिन ग्लाइकोल है वाटर सोल्यूबल होता है और साथ में कौन सा होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज कूलेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। जो भी आपके पास ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है उनके रेडिएटर में इसको मिक्स करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल को, और जिससे क्या होगा, डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या करेगा, ये भी जो वाटर होता है उसके डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है, जिससे वो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो ये वाला काफी टाइम आ रखा है, मैक्सिमम टाइम में यही वाला एप्लीकेशन ज्यादा पूछा जाता है कि जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये क्या होता है, कॉमन ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीजर होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये वाटर सोल्यूबल है, साथ में कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। और क्या करेगा, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज कूलेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर, मीनिंग ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वाला देखिए, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट लॉ। मीनिंग जो राउल्ट का लॉ है इसकी लिमिटेशंस क्या है, तो यहां पर मैंने 4 लिमिटेशन मेंशन कर रखी है। इनमें से आपको 2 से 3 लिमिटेशंस है वो आनी चाहिए, किसके लिए, राउल्ट लॉ के लिए। तो पहली लिमिटेशन देखिए, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन डाइल्यूट सॉल्यूशन। मीनिंग जो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके लिए ये एप्लीकेबल होता है, कौन सा रूल, राउल्ट रूल। सेकंड देखिए, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द सॉल्यूशंस वेयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर प्रोमिनेंट। जहां पर भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो वहां पर भी राउल्ट रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते। 2 कंडीशन हो गई, पहला वाला सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। सेकेंड वाला इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कैसे होने चाहिए, वीक होने चाहिए। थर्ड लिमिटेशन देखिए, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू वेरी हाईली वोलेटाइल लिक्विड्स। अगर मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन के अंदर जो भी आपके पास लिक्विड्स हैं और अगर उनका नेचर कैसा हो, हाईली वोलेटाइल हो, मीनिंग वो इजीली क्या हो सकते हैं, वेपराइज हो सकते हैं, तो उनके लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते राउल्ट के रूल को। और फोर्थ वाली कंडीशन देखिए, इट इज नॉट एप्लीकेबल एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया तो उस वाली कंडीशन में भी राउल्ट रूल है वो फॉलो नहीं होगा। तो मीनिंग यहाँ पर टेम्परेचर वेरी हाई नहीं होना चाहिए। सेकेंड वाला क्या आपने किया, जो भी लिक्विड्स है सॉल्यूशन में वो हाईली वोलेटाइल नहीं होनी चाहिए। थर्ड वाला, सोल्यूट एंड सोलवेंट के मिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होनी चाहिए, वीक होनी चाहिए। और फोर्थ वाला क्या होना चाहिए कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तभी राउल्ट रूल फॉलो होगा, अदरवाइज राउल्ट रूल फॉलो नहीं होगा। तो ये लिमिटेशंस होती है आपकी किसकी, राउल्ट रूल की। नेक्स्ट वाला देखिए, इन कोल्ड कंट्रीज आइस फ्रोजन ऑन रोड एंड फुटपाथ इज मेल्टेड बाय स्प्रेइंग सोल्ट। एक्सप्लेन। तो ये देखिए वापिस ये वाला क्वेश्चन रिपीट किया, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पर देखिए, इन कोल्ड कंट्रीज आइस फ्रोजन ऑन रोड्स एंड फुटपाथ इज मेल्टेड बाय, किसका स्प्रे कर सकते हो, साल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, आइस है उसकी मेल्टिंग होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। एज द साल्ट डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे थीम क्या है कि जो भी साल्ट होते हैं वो डिप्रेस कर देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, एक्सप्लेन व्हाई कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी इज प्रीफर्ड इन कंपैरिजन टू मोलारिटी। जो मोलारिटी के कंपैरिजन में मोलारिटी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इसको आप प्रीफर करते हो, तो प्रीफर करने का पहला अपने इसका प्रॉब्लम सोल्व कर लिया कि मोलारिटी में तो क्या आता है, वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर में अगर आप वेरिएशन करोगे तो मोलारिटी में भी क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा।
लेकिन मोलारिटी की आप बात करते हो तो मोलारिटी में क्या आता है, किलोग्राम, मीनिंग क्या आता है, मास आता है। और मास वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम टेम्परेचर। टेम्परेचर में आप किसी भी टाइप का चेंज करोगे तो मास में चेंज नहीं होता है, इसलिए आप जो मोलारिटी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इसको प्रीफर करते हो किस पर, मोलारिटी पर। तो देखिए इसका आंसर देखिए, मोलारिटी इज द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, मोलारिटी की यूनिट क्या होती थी, मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, और ये डिपेंड किस पर करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एज द टेम्परेचर चेंजेस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस, क्योंकि यहां पर टर्म कौन सी आ रही है, लीटर। लीटर का मीनिंग क्या हो गया, वॉल्यूम। तो जब भी आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। हेंस मोलारिटी चेंजेस, और अगर वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है तो मोलारिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब सेकंड देखिए मोलारिटी के लिए, मोलारिटी इज द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर किलोग्राम। और मोलारिटी है ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये किस में होती है, मोल्स पर किलोग्राम में होती है, मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। एज द मास ऑफ द सोलवेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और जो भी सोलवेंट का मास होता है वो टेम्परेचर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। द मोलारिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, मीनिंग जब यहां पर मास है वो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो जब आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो मास में चेंज नहीं होगा। देयरफॉर मोलारिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हो आप स्मॉल m से, इज प्रीफर्ड इन कंपैरिजन विद मोलारिटी। तो इसीलिए जो मोलारिटी होती है उसको प्रीफर करते हो मोलारिटी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट वाला देखिए, एजियोट्रोप्स। यहां से कई बार ये डेफिनेशन पूछी गई है, लास्ट ईयर का जो एग्जाम था वहां पर भी ये वाली जो डेफिनेशन है आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। एजियोट्रोपिक जो मिक्सचर होता है किस टाइप से आप इसको डिफाइन करते हो, तो देखिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर की क्या डेफिनेशन होगी। एजियोट्रोप्स आर द बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन दैट हैव द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। जो भी बाइनरी सॉल्यूशन है मीनिंग जिसमें कितने कंपोनेंट होंगे, मिनिमम 2 कंपोनेंट, मोर देन 2 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हो, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हो, साथ में उनका कॉम्पोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में क्या होता है, सेम होता है, और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। कब, जब उनका अपन क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे। तो इसी टर्म को क्या बोलते हो, एजियोट्रोप्स बोलते हो, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हो। तो वापिस से रिपीट कर रहा हूं मैं इसकी डेफिनेशन को। एजियोट्रोप्स आर द बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन दैट हैव द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड दैट हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट्स थ्रू आउट द डिस्टिलेशन आर नॉन एज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो यहां पर आपका ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट फिनिश होता है। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।